हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, जो कि क्लास 9th, 11th और 12th के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अदर कोर्सेज में भी हैं तो उसमें भी ये टॉपिक अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। डाल्टन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद रदरफोर्ड के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग बोर के मॉडल तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल से। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या कहता है? आपको साइड में एक फिगर दिख रहा होगा जो कि आपको डाल्टन के परमाणु मॉडल को दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। उसमें हम लोग जानते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु मॉडल होता है वो हमें ये चीज बताता है कि परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है और उसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। ये डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है। अगर इनका सीधे सीधे हम लोग परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है उन कणों को परमाणु कहते हैं और परमाणु अविभाज्य कण है। और इनका जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था 1803 ईस्वी में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कि 1898 ईस्वी में दिया गया था। इनका जो परमाणु मॉडल था वो हमें ऐसा बताता है कि जिस तरीके से जो तरबूज होता है उस तरबूज में जो लाल भाग होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं और जो ब्लैक भाग होते हैं जो कि बीज रहता है, तो ठीक उसी तरीके से परमाणु में भी क्या होते हैं, जो लाल भाग तरबूज में होता है वो धनावेशित कण परमाणु जैसे होते हैं और जो बीज होता है तरबूज में काले रंग का वो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हमें किसने बताया था? जे थॉमसन ने बताया था। इन्होंने अपने जो परमाणु मॉडल को दिया था वो 1897 ईस्वी में दिया था। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसका चित्र आपको साइड में हमारे बगल में दिख रहा होगा। इसमें आप लोग एक क्या देख रहे होंगे? परमाणु का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे और उस पर अल्फा कण की बमबारी कराई जा रही होगी। अब बात आती है कि अल्फा कण होता क्या है। तो अल्फा कण जो हीलियम का जो नाभिक होता है उस हीलियम के नाभिक को हम लोग अल्फा कण कहते हैं। मतलब हीलियम में अगर हम लोग देखें तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर उसी हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन बचे जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और उसी चीज को हम लोग हीलियम का नाभिक कहते हैं। तो जब हम लोग अल्फा कण की बमबारी धातु की मतलब सोने की पतली पन्नी पे कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो अल्फा कणें होती हैं वो इस धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती हैं। अब जो धातु का पतला पन्नी बना होगा वो सोने का इन्होंने यूज किया था, जिसके थ्रू इन्होंने देखा कि जब अधिकांश अल्फा कण पार कर जा रही हैं तो इनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जो परमाणु है उस परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है? खाली होता है। जी हाँ, और इनकी ये जो परिकल्पना थी वो सही भी थी। इसका मतलब परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है? खाली होता है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण, मतलब बहुत कम का मतलब बहुत कम अल्फा कण क्या थे? उस धातु की पन्नी से बहुत कम कोण से प्रकीर्णित होते थे। मतलब अगर हम लोग देखें तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एकाक अल्फा कण बहुत छोटे से कोण पर से क्या हो रहा है? प्रकीर्णित हो रहा है। बहुत छोटे से कोण से प्रकीर्णित होने का मतलब क्या है कि अल्फा कण हमारा एक तरीके से धनावेशित पार्ट था और जो नाभिक था उस नाभिक में भी कुछ ऐसे कण हैं जो कि धनावेशित गुण वाले हैं। जो कि किस गुण वाले हैं? धनावेशित गुण वाले हैं। क्योंकि जो अल्फा कण है वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। अल्फा कण दूर हो रहा है, इसका मतलब आप लोग जानते क्या है कि जब हमारे पास समान आवेश होते हैं तो समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण का बल होता है। और अल्फा कण यदि दूर जा रहा है और अल्फा कण धनावेशित है तो जो अंदर परमाणु के अंदर जो पार्टिकल उपस्थित होगा वो भी धनावेशित होगा। वही धनावेशित पार्टिकल इस अल्फा कण को क्या कर रहा है? दूर धकेल रहा है, जिसके वजह से अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे बहुत छोटे एंगल से, बहुत छोटे कोण से। फिर उन्होंने आगे और नोटिस किया कि और ज्यादा कम अल्फा कण जो क्या हो रहा है कि सीधे नाभिक पे गिर रहे, जो मतलब धनावेशित पार्ट है, जो धनावेशित पार्ट है
परमाणु का उस पार्ट पे गिरे और एकदम उसी पाथ पे, उसी रास्ते पे क्या हो जा रहे हैं, रिटर्न हो जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ऐसा समझ में आए कि जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर कोई ऐसा बहुत छोटा सा स्थान है जिसमें क्या है, खूब ढेर सारे धनावेशी पार्टिकल, खूब ढेर सारे धनावेशी पार्टिकल इकट्ठा है, एकदम पास पास है। और जब अल्फा कण वहां पे जा रहा है तो वो अल्फा कण वहां से मुड़ करके अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जा रहे हैं। इसके द्वारा उन्होंने जो ये धनावेशित पार्टिकल थे, उन धनावेशित पार्टिकल को उन्होंने, उन धनावेशित कण को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। उन्होंने जो नाभिक थी उस नाभिक की त्रिज्या का भी अनुमान लगाया और बताया कि जो नाभिक का जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या का लगभग 10,000वां गुना भाग है। इसका मतलब उन्होंने ऐसा भी कल्पना बताया कि जो परमाणु का त्रिज्या होता है वो 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है परमाणु का त्रिज्या, और जो नाभिक का त्रिज्या होता है वो 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। एक इसका त्रिज्या है, नाभिक का त्रिज्या है नाभिक, और एक इसका त्रिज्या है परमाणु का। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमें ऐसी जानकारी यहां से मिल रही है कि परमाणु अगर हमारा बहुत बड़ा होगा तो उसका एक छोटा सा भाग जो होगा वो हमारा क्या होगा, नाभिक होगा। और उसी नाभिक में जितने भी तुम्हारे धनावेशित कण हैं वो क्या है, विद्यमान है। फिर उन्होंने ऐसा भी बताया अपने मॉडल में कि सेकेंड पॉइंट, ये तो पहला था, इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश किया रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु है उस परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक। दूसरा इन्होंने अपने मॉडल में ऐसा चीज बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धनावेशित भाग के चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। उन्होंने किस स्थान पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसा तो बता दिया कि अगर परमाणु कहीं पे है, ऐसा कुछ परमाणु है और इस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन कहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस बारे में उन्होंने कहीं पे नहीं बताया कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसके थ्रू अगर हम लोग माने, इनकी कमी को देखना चाहें, तो हमें ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरीके का क्या है, ऋणात्मक आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण। और जब कोई ऋण आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो क्या होता है कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यदि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो एक ऐसा समय आएगा कि वो उस ऋण आवेशित कण का पूरी ऊर्जा जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि इन्होंने ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो क्योंकि इनकी सबसे बड़ी गलती जो थी वो ये थी कि उन्होंने ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने ऊर्जा के बारे में इसलिए कुछ नहीं बताया कि जो वृत्तीय कक्षाएं हैं उस वृत्तीय कक्षाओं की भी क्या होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे जो कि 1913 ईस्वी में आया था। तो इस मॉडल को हम लोग लिखेंगे भी और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नील बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो नील बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सभी कोषों में नहीं घूमता है। मतलब परमाणु के पास जितने भी कोष रहते हैं हर एक कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कोषों में घूमता है और हर एक कोष की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और जिस कोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कोष की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। और इन कोषों का उन्होंने नाम भी दिया। तो इसी चीज को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बोर ने प्लांक की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड के कमियों को दूर किया जो निम्नलिखित
निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। वो भी क्या किए थे, 3 परिकल्पनाएं अपनी प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे एक चित्र देखते हैं। यहां पे एक हमारा क्या है, नाभिक है और इसके चारों ओर ढेर सारे कोष है। ठीक, ढेर सारे कोष है। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कोष में घूम सकता है, इस कोष में घूम सकता है, इसमें घूम सकता है, इसमें घूम सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो, इसमें भी हो। मतलब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोष में घूमेगा और उस कोष की जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, निश्चित होगी। जैसे अगर हम लोग पहले कोष के बारे में बात करें तो इस पहले वाले कोष की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाली कोष की अगर हम लोग एनर्जी देखें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और तीसरे वाले कोष की अगर एनर्जी देखें तो हमें मिलता है -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस तरीके से हमें अलग अलग कोष की अलग अलग एनर्जी मिलती है। तो इस पहले वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी यही होगी जो कि कोष की एनर्जी होती है। अब चूंकि हमें ये पता है, हम लोग ये ऐसा जानते हैं कि हमारे जो सन है वो भी तो पता नहीं कितने ईयर्स पुराना है और अर्थ जो है वो सन की क्या हो रही है, चारों घूमती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि अर्थ जो है वो सन के बहुत पास आ गई हो और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो अर्थ होगा वो सन के पास चला जाएगा, मतलब अर्थ पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी अर्थ तो कितने साल पुरानी। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एक निश्चित कोष में घूम रहा है और उस कोष की जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। और इस इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से जो यहाँ पे बिंदु देख रहे हैं, इस नाभिक से जो दूरी है वो भी क्या है, एक फिक्स दूरी है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी क्या है, फिक्स है। मतलब हर चीज यहाँ पे फिक्स है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल को अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से हमें ऐसा पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोष की एनर्जी है वो भी फिक्स है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की इस नाभिक से जो दूरी है वो भी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी फिक्स है। मतलब हर चीजें यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। साथ में उन्होंने अलग अलग जो यहाँ पे कोष थी इसका अलग अलग नाम भी दिया था। जैसे पहला कोष था इसको उन्होंने के बताया, दूसरे कोष को उन्होंने यल बताया, तीसरे कोष को उन्होंने यम बताया, चौथे कोष को उन्होंने यन बताया। पहले कोष के लिए इन्होंने यन का मान 1 रख दिया, दूसरे कोष के लिए यन का मान 2 रखा, तीसरे कोष के लिए इन्होंने यन का मान 3 रखा, चौथे कोष के लिए इन्होंने यन का मान 4 रखा। मतलब इस तरीके से अलग अलग कोषों के बारे में उन्होंने बताया अपने परमाणु मॉडल के द्वारा। तो इसी चीज के बारे में हम लोग लिखते हैं, पहले पॉइंट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा वाले अनुमत कक्षाओं में घूमता है तथा चक्कर लगाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, इन्होंने ऐसा चीज बताया। मतलब वो जितने भी परमाणु के पास ऊर्जा स्तर रहेंगे, जितने भी कोष रहेंगे, हर एक कोष में नहीं चक्कर लगाएगा, वो कुछ निश्चित कोष में चक्कर लगाएगा और घूमते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। आगे उन्होंने ऐसा भी बताया कि हर एक कक्षक की अपनी जो ऊर्जा रहती है वो एक निश्चित रहती है। तो वही लिखते हैं इसी में, इनके अनुसार प्रत्येक कोष या कक्षक दोनों लिख सकते हैं, प्रत्येक कोष या कक्षक दोनों लिख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक कोष या कक्षक की ऊर्जा निश्चित होती है,
निश्चित होती है। ठीक, मतलब हर एक जो कक्षक रहेगा उस कक्षक की जो ऊर्जा रहेगी एक निश्चित ऊर्जा रहेगी। मतलब यहां पे इस कक्ष की एनर्जी कुछ निश्चित रहेगी, इसकी कुछ और होगी लेकिन निश्चित मान रहेगा, इसका भी कुछ और होगा वो भी निश्चित रहेगा, इसका भी कुछ और होगा जो कि निश्चित होगा। समझ गए, ये चीज मैं कहना चाहता हूं यहाँ। और जो यहाँ पे कक्षक देख रहे हैं, इन कक्षकों को उन्होंने क्या नाम दिया, ऊर्जा स्तर नाम दिया। तो यही इसी में हम लोग बढ़ाते हुए लिख लेते हैं, इन कक्षकों को ऊर्जा स्तर बताया गया। अब इन ऊर्जा स्तर का भी नाम उन्होंने अलग अलग दिया, जिनका नाम KL MN ... या n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार रखा गया। मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी हर एक कोष के लिए निश्चित रहती है, हर एक कोष की भी एनर्जी निश्चित रहती है, और इलेक्ट्रॉन घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। समझ गए। और हर एक कोष का अलग अलग उन्होंने नाम भी दिया KLM में। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या बताया, दूसरा जो उनका पोस्टुलेट था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग को हम लोग MVR से लिखते हैं, MVR h/2 पाई की पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं हमारा कोई यहां पे एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहां पे, ठीक, और वो कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का गति है, जो इलेक्ट्रॉन की वेग है, वो एक वृत्ताकार गति है। वृत्ताकार गति होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है, और वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। अगर यहां से हम लोग इस पे लंब डालें तो हमें यहां पे जो एक कोण मिलेगा वो 90 अंश का मिलेगा। चाहे जहां पे इलेक्ट्रॉन, अगर यहीं पे देखिए तो यहां से भी अगर हम लोग यहां की डिस्टेंस निकालेंगे और यहां पे अगर लंब डालेंगे तो इसके बीच का जो कोण मिलेगा वो हमें 90 अंश मिलेगा। ठीक, तो कोणीय संवेग का मतलब यहां पे है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग गुणे लंबवत दूरी। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग हमारा क्या है, एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी, एक तरीके का सदिश राशि है, और लंबवत दूरी भी एक तरीके का हमारे यहाँ पे सदिश राशि है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हम लोग r मान लेते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा। अब हम लोग क्रॉस गुणा यहाँ पे कर रहे हैं, क्रॉस गुणा करने की वजह से हमें मिल जाएगा यहाँ पे MVR sin थीटा। अब साइन थीटा, यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री है, तो MVR और साइन 90 मिल जाएगा हमें, और इस साइन 90 अंश का मान हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो 1। तो इस तरीके से हमें MVR प्राप्त हो जाता है।
और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग। अब जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ पे n कोई नंबर होगा जिसका मान 1 2 3 4 इस तरीके से आपको मिलेगा। और h क्या है, h तुम्हारा प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.626 पूरे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा प्लांक नियतांक का मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन हर एक कोष में नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन उसी कोष में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग mvr, जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू, मान लो हमें ऐसा फॉर्मूला मिल गया, ऐसा फॉर्मूला मिलता है, अगर इस चीज को हम लोग देखें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है mvr बराबर n/2 पाई। अगर n का मान हम लोग चाहें, n का मान अगर हम लोग 1.5h/2 पाई रखेंगे, मतलब यहाँ पे n का मान अगर हम लोग 1.5 रखेंगे तो उस जगह पे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं मिलेगा, उस जगह पे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नहीं मिलेगा और वहां पे कोई भी कक्ष उपस्थित नहीं होगा, वो स्थान हमारा खाली होगा। उसी तरीके से अगर n का मान हम लोग 2.5 रखेंगे तो यहां पे भी हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उस जगह पे घूमता है जिसका कोणीय संवेग nh/2 पाई के बराबर होता है, समझ गए। तो इसमें आपको लिखना कि ये पूरी कहानी आपको नहीं लिखना है, नहीं तो सामने वाला जो रहेगा ना वो घबरा जाएगा कि क्या लिखे हैं। आपको इसके नीचे लिख देना है अर्थात mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक हो सकता है, जहां n बराबर ऐसा होगा। और n यहाँ पे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, या बोल सकते हैं कोष की संख्या, कि किस कोष की बात हम लोग कर रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज है यहाँ पे। अब हम लोग अगर थर्ड पॉइंट लिखना चाहें तो थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा निश्चित कोष में घूम रहा है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोष में घूमेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा मूल अवस्थान होगा, मतलब उसका ऊर्जा भी निश्चित होगा, हर चीज निश्चित होगी। लेकिन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, दूसरे वाले कोष में जा सकता है, हाँ जा सकता है, जब उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी उसको फोटोन के फॉर्म में मिलेगी, ठीक, वो उसको एनर्जी फोटोन के फॉर्म में मिलेगी। तो वही हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः घूमते समय मूल अवस्था में रहते हैं, परंतु जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय कणों के रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्था से, मतलब मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे कल्पना करें कि इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे है, अब जब इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन से नीचे वाले पोजीशन पे आएगा, नीचे किसी वाले कोष में, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करेगा, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले कोष से ऊपर वाली कक्षाओं में जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तब वो नीचे वाले एनर्जी से ऊपर वाले एनर्जी में जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा
अंतर भी मिलता है, जिसको हम लोग डेल्टा ई बोलते हैं। और डेल्टा ई बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1। डेल्टा ई बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1। और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एच न्यू के बराबर होता है, जो प्लांक के सिद्धांत के अनुसार हमें मिलता है। क्योंकि E2 हम लोग देखें तो ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएगा, और E1 देखिए तो हमारा निम्न ऊर्जा स्तर होगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर में से जब हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर वाली एनर्जी को घटाते हैं तो हमें डेल्टा ई, मतलब कितना एनर्जी का वो अवशोषण किया है या कितना एनर्जी वो उत्सर्जित किया है, इस चीज के बारे में हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। समझ गए? तो यही टॉपिक था आज के बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।